नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका द पब्लिक मीडिया में। मैं हूं संजय कुमार। वो दिन हवा हुए जब भारतीय पॉलिटिक्स में नेता नैतिकता के आधार पर त्यागपत्र दे देते थे, आरोप लगते ही। लेकिन आजकल के राजनेता कोई जेल में है और किसी के राज्य में इतना बड़ा विभत्स कांड हो जाता है, घटना हो जाती है, एक डॉक्टर के साथ इतनी दर्दनाक घटना हो जाती है, लेकिन एक्शन लेने के बजाय, कोई जिम्मेदारी लेने के बजाय खुद ही सड़कों पर न्याय मांगा जाता है। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हम देखते हैं अपने जीवन में। रोज देखते हैं कि राजनेताओं की जो नैतिकता है, जो स्तर है राजनीति का, वो दिनों दिन गिरता जा रहा है। आप किसी भी आम इंसान से पूछिए, बस में, ट्रक में, ऑटो में, वो भारतीय राजनीति के बारे में एक कॉमन राय रखता है। आम आदमी सब चोर हैं जी, सब लुटेरे हैं जी। ये राजनीति का स्तर कहां जाकर के रुकेगा, कैसे इस पे रोक लगेगी, ये एक बड़ा सवाल है। भारतीय राजनीति के इसी गिरते हुए स्तर पर आज ललित त्यागी के साथ चर्चा करेंगे। ललित, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार संजय। नमस्कार। हम डेली लाइफ में देख रहे हैं ललित, एक मालूम चलता है कि भाई इससे नीचे और क्या होगा, कोई क्या गिरेगा, बिल्कुल पावर के लिए, पैसे के लिए। लेकिन फिर अगले दिन किसी और का एग्जाम्पल आ जाता है कि नहीं, ये तो उससे भी ज़्यादा वो है, एक से बढ़कर एक एक से बढ़कर एक है। तो इस शुरुआत करते हैं कि ये भारतीय राजनीति का स्तर, ये गिरना कब से शुरू हुआ है, कब से चलन में है, और नैतिकता को क्यों एकदम नेताओं ने छोड़ दिया है। देखो संजय, मेरा मानना है कि राजनीति का स्तर तो गिरता ही आ रहा है। चाहे वो राजनीति कभी से स्टार्ट कर लो, उसमें स्तर तो गिर ही रहा है, लगातार गिर रहा है। मगर जो गिरने का जो एक मानदंड होता है ना, वो लगातार 2014 से उसका गिरने का कोई वो नहीं रहा है, स्तर नहीं रहा है। पहले फिर भी कुछ स्तर था। एक लोक लाज जो है ना, रोके रखती थी राजनेताओं को। मगर एक समाज का डर होता था कि हम अगर कुछ ऐसा करते पाए गए, भ्रष्टाचार का ले लो या किसी भी और चीज में। भ्रष्टाचार तो एक आम अब तो ये आम ही हो गया। हाँ। मतलब अब तो ये हो गया, आप इसको ऐसा मान लो। भ्रष्टाचार करने का तो उनके शर्म भी नहीं होती। वो कहते हैं, एक इन्हें कहते हैं भ्रष्टाचार हमने किया। वो तो कहते हैं भ्रष्टाचार के लिए ही हम आए हैं राजनीति में। भाई आए राजनीति में हम क्या यहाँ पे सब्जी तलने थोड़ी आए सब्जी हैं, तलने थोड़ा आए हैं। मटर छीलने थोड़ी आए हैं। राजनीति में आने का सत्ता प्राप्ति का उद्देश्य क्या है? हाँ, तो जनसेवा तो दिखाने के लिए है, बाकी जनसेवा तो एक मुहावरा बन गया ना। हाँ, मुहावरा है जनसेवा। उद्देश्य सत्ता प्राप्ति का से भ्रष्टाचार, पैसा कमाना। हाँ। अब हम शुरुआत करते हैं। अभी जो चल रहा है पश्चिम बंगाल की राजनीति में, पहली बार देख रहा हूँ कि एक राज्य की मुख्यमंत्री, जो खुद मुख्यमंत्री भी है, वहाँ की होम मिनिस्टर भी है, हेल्थ मिनिस्टर भी है, बिल्कुल, और वो फिर भी सड़क पर आकर के न्याय मांग रही है। हमें तो समझ नहीं आता कि किससे मांग रही हैं। और आए दिन उनकी जो टिप्पणी आती है, ये राम का काम है, वाम का काम है। देखो, ये आप ये देखो, ममता बनर्जी की जो राजनीति है ना, मतलब मैं आपको बता रहा हूं, वो ऐसा लग रहा है आज तक भी कि वो आरोपियों के पक्ष में खड़ी हुई है। वो तो साफ दिख ही रहा है ना। तो ये इससे ज्यादा स्तर और क्या गिरेगा। इतनी विभत्स घटना पर भी अगर आप पीड़िता के साथ खड़े ना होके 14 अगस्त की रात को क्या हुआ है? 14 अगस्त की रात को जो कुछ वहां के गुंडे थे, किसी पार्टी के रहे हो या क्या हो, उन्होंने जो आके वहां पे अस्पताल में आके तोड़फोड़ की है, सबूतों को नष्ट किया है, तो वो क्या है? पुलिस वहां क्या कर रही थी? पुलिस भाग गई। पुलिस, मैंने तो ये भी सुना है कि पुलिस खुद प्रदर्शनकारियों की शरण ले रही थी कि हमें बचाओ भाई। हाँ, तो वो क्या है? वो क्या
जो स्टूडेंट्स के पीछे जाकर के छिप रही थी कि भाई हमें बचाओ, अगर पुलिस खुद बच रही है, बताइए। अगर इतना बड़ा अभी सर्वोच्च न्यायालय में उसको दलील को देते हुए कपिल सिब्बल ने कहा 7,000 लोग थे। 7,000 लोग अगर आपके राज्य में और आपके कैपिटल में, राज्य के किसी क्षेत्र में नहीं, मेन कैपिटल कलकत्ता के अंदर कोई इस तरह का प्लान कर रहे हैं, तो आपकी खुफिया ब्रांच क्या कर रही थी, क्या कर रहे थे आपके नेटवर्क जो है कि 7,000 लोग आसान एक बिना उसके तो इकट्ठे नहीं हो सकते, बिल्कुल ठीक है। क्या कर रहे थे ये लोग, यानी आप शासन करने के उद्देश्य में विफल हो गए हैं। वो तो कोर्ट ने, वहां के भी कोर्ट ने कह दिया, हाई कोर्ट ने, कि भाई ये जो है सरकार फेल हो गई फेल है। राज्यपाल ने भी बोल दिया है कि ये तो ममता बनर्जी के ऊपर पिछले काफी टाइम से हो ही रहा है ना। देखो आप उससे पहले ऐसा नहीं, पहला काम है, संदेश खली हुआ है, मगर उस टाइम इन्होंने संदेश खली को राजनीतिक हथियार बना दिया। संदेश खली पे आएंगे, उससे पहले मैं इसमें एक ऐड करता चलूं। अभी जो सॉलिसिटर जनरल हैं तुषार मेहता, अब देखिए इस घटना को लेकर के हर इंसान जो भी थोड़ी बहुत सेंस रखता होगा वो इतना आक्रोशित है, बिल्कुल इतना गुस्सा भरा हुआ है उसके अंदर, ये हो क्या होना रहा है? भी चाहिए, होना भी चाहिए। लेकिन वहीं जब कोर्ट में ये केस प्रेजेंट किया जा रहा है, तो जो कपिल सिब्बल है, जो ममता गवर्नमेंट की तरफ से इसको पेश हो रहे पेश कर हैं, रहे हैं, वो स्माइल कर रहे हैं। और तुषार मेहता को मतलब कहना पड़ रहा है कि वाई आर यू स्माइलिंग। कपिल सिब्बल को आपने कब से जो उनका आचरण है, कब उनका आचरण ऐसा रहा है कि जो उसको आप एक अपने बता सकते हैं इनका आचरण अच्छा रहा? जब वो एचआरडी मिनिस्टर थे मनमोहन सिंह सरकार में, जब भी कौन सा उनका वो थे, नीरज राडिया और कपिल सिब्बल का ही तो सारा खेल था ना। हाँ, तो आप देखिए कि एक तो पहले ही इसको निर्लज्जता ना कहा जाए तो और क्या कहा जाए। निर्लज तो है ही ना। जब ये एचआरडी मिनिस्टर थे, जब भी उन्होंने काफी स्टेटमेंट ऐसे दिए थे जो जिससे सरकार की बड़ी बेइज्जती होती थी। अब आते हैं संदेश खली पर। संदेश खली में भी पूरा देश तो चौंक गया, ये क्या हुआ, ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है कि देश के एक हिस्से और में फिर ये इस तरह की घटनाएं सामने आने लगी पश्चिम बंगाल में, तो पता चल रहा है वहां पर अब कह रहे हैं ये तो आम बात है वहां। तो वही कह रहा हूँ ना संजय को, संदेश खली हुआ, ममता सरकार ने उसको ऊपर नोटिस नहीं किया, उसको सुधारने या उसको कोई एक्शन लेने की जरूरत नहीं समझी। जो उस टाइम वो उसको उसने राजनीतिक हथियार बना दिया कि तो राजनीतिक इलेक्शन का टाइम है, इन्होंने राजनीतिक को निकाल के लाए हैं विदेश से। हाँ। तो नहीं, ये तो आजकल का ऐसा चलन हो गया है, कुछ भी हो रहा हो अपनी जिम्मेदारी से बचो, भाग लेते हैं और दूसरे पे डाल दो, विपक्षी पे डाल दो सब कुछ। अभी मैं एक टीवी डिबेट में देख रहा था, टीएमसी के और कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे हैं अब तो एक केस सीबीआई के हवाले है, अब तो इसको मोदी जी को देखना चाहिए। अब इतने से ये जो केस है सीबीआई के हवाले आया, अगर अब इसमें क्या मोदी जी इसको लीड करेंगे जाके? वैसे आप कहते हो जी सीबीआई ईडी की टीम मोदी के हाथ में खेल रही है, ठीक, पर देखो इस पे एक्शन होना चाहिए, और एक्शन भी ऐसा होना चाहिए कि जो एक नजीर बने, जैसे यूपी में होता है। हाँ, निर्भया के केस में हुआ। हाँ, जैसे निर्भया के केस में हुआ। हाँ, उनको यूपी के केस में भी एक हुआ है, कन्नौज का हुआ, देखिए वो तो उस पर आगे बात करेंगे। तो ये राजनीति का जो गिरता स्तर है ना, जो जिस पे आज हम डिस्कस कर रहे हैं, तो ये देखिए कहाँ कभी रेप पीड़ित होता था तो उसकी आइडेंटिटी को शो नहीं किया जाता था, आज शो हो रहा है और खुल के कर रहे हैं। किसी भी देखिए कानून व्यवस्था सीधे सीधे राज्य सरकार की जिम्मेदारी राज्य सरकार की जिम्मेदारी है, दायित्व, जहाँ राज्य फुल फ्लैश में वहाँ राज्य की जिम्मेदारी है, वहाँ राज्य की जिम्मेदारी है, और उससे आप जो है उससे बच नहीं सकते। बिल्कुल, लेकिन आप बच ही नहीं रहे हैं, खाली उससे बच ही नहीं रहे हैं, आप मतलब आरोपियों के पक्ष में खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं। इससे बड़ी और स्तर गिरने की बात क्या होगी? अगर एक राज्य की मुख्यमंत्री अपनी सरकार बचाने के लिए, अपने चुनाव को जीतने के लिए पूरे उस गुंडा तंत्र का यूज करती है, तो कल को गुंडा तंत्र इस पे हावी क्यों नहीं होगा? ये वही हाल है ना जो लालू के टाइम में बिहार में हो रहा था। हाँ। पूरा माफिया जो था, पहले माफिया का सहारा लेके चुनाव जीते गए,
फिर माफिया राज्य जो सरकार था उसको पर हावी हो गया। हाँ, उसको पूरा पाला पोसा जा रहा था, जिसकी वजह से जो बिहार को झेलना पड़ा, अपहरण वहाँ एक उद्योग बन गया था। अपहरण उद्योग बन तो इसी तरह से बंगाल के अंदर, पश्चिम बंगाल के अंदर अराजकता और जो गुंडागर्दी है वो अब नहीं, अब तो ये भी छन के आ रहा राजनीति है। में पूरा आ गई है। और राजनीति में जो हम कह रहे हैं स्तर, उसके गिरने का कारण यह है कि सरकार और गुंडा तंत्र में नेक्सस है, सामंजस्य है, बिल्कुल। तालमेल है, हाँ। मिला करके ये चला रहा है। इलेक्शन, वहाँ के इलेक्शन गुंडा तंत्र के सहारे जीते जाते हैं, लोकतंत्र के सहारे नहीं जीते जाते हैं वहाँ के। और चलिए, मुझे तो ये समझ में नहीं आता, आप चुनाव लड़ लिए, आप चुनाव जीत गए, और जीतने के बाद ये कौन सा वॉयलेंस है कि भाई जीतने के बाद आप जो है अपने अपोजिशन के लोगों को अपोजिशन के लोगों को जो है चुन चुन के चुन आप के मार बदला रहे हो, बदला ले बदला रहे हो, भगाने तक के लिए वही मजबूर कर रहे हो राजनीतिक उनको। वो है ना, राजनीति कभी- गिर रही है। हाँ। कभी इलेक्शन के जो रिजल्ट आने के बाद दोनों लोग अपने अपने हाथ मिलाते हुए चले जाते थे उसको एक्सेप्ट करते हुए। आज इलेक्शन के रिजल्ट को एक्सेप्ट ही नहीं किया जाता। आप याद करो, हाँ। 2024 के जब इलेक्शन के काउंटिंग डे था, पूरी तैयारी थी विपक्षी कि हमें इस इलेक्शन के रिजल्ट को नकार देना है, मगर वो रिजल्ट कुछ इस तरह से आया कि ना तो उनको नकार पा रहे थे और ना उसको एक्सेप्ट कर पा रहे थे, आधे अधूरे रह गए थे। क्योंकि सरकार बन रही थी उसके पास पूरा बहुमत नहीं था, और जो इसको बवाल करने के लिए तैयारी कर रहे थे उनकी भी चीजें प्लस हो गई थी। वो ऊपर उठ गए थे, ये थोड़ा सा नीचे गिर गए थे, चीजें यथावत थी। एक चीज और बड़ी छन के आ रही है इस घटना के बाद में, वो ये कि सेंट्रल गवर्नमेंट की जितनी भी स्कीम्स हैं जो स्टेट्स के लिए जाती हैं, होती हैं, अब उनको एक्चुअली एग्जीक्यूट तो स्टेट ही करता है। स्टेट ही करता है। तो पश्चिम बंगाल का सीन कुछ ऐसा निकल के आ रहा है सामने कि उस स्कीम का, चाहे वो मनरेगा की हो या आपकी प्रधानमंत्री आवास योजना हो, उनका अगर आपको लाभ चाहिए तो आपको टीएमसी का वर्कर बनना पड़ेगा, नेताजी से मिलना पड़ेगा, बताना पड़ेगा, नहीं तो वो भी आपके काम नहीं है, वो भी आपके काम नहीं है। जो ममता बनर्जी लगातार कह रही हैं कि मेरा फंड रोका हुआ है, उसके पीछे की कहानी नहीं बता। उसके पीछे की कहानी ये है कि जो भारत सरकार ने दिए थे पहले अपने फंड से, उसमें भ्रष्टाचार है। जब उसकी जांच की गई, जब उनसे उसका शीट मांगी गई है, वो देने में असमर्थ है राज्य सरकार, क्योंकि उसमें खुल जाएगी कहानी। तो आगे के बजट रोक दिए गए हैं वो। अब वो कहते हैं हमारे बजट रुके हुए हैं। आपने अपने जो पहले का पैसा दिया हो उसका ऑडिट करवा नहीं रहे हो, तो नेक्स्ट कैसे मिलेगा? इसीलिए नीति आयोग की जो मीटिंग थी, ममता बनर्जी छोड़ के भागी थी ना अभी, उसके पीछे कारण ये था कि अपना बजट रिलीज कराने आई थी, मगर उसके लिए पहले का ऑडिट मांग लिया गया, ऑडिट देने के लिए तैयार नहीं है ममता बनर्जी, आ गया थी। तो ममता बनर्जी के टाइम में पश्चिम बंगाल में भ्रष्टाचार चरम पे है। अगर तानाशाही ये नहीं है तो फिर क्या है तानाशाही? यही तानाशाही है ना। और तानाशाही भी एक निचले स्तर की तानाशाही है, उसमें कोई स्टैंडर्डाइज टर्म्स नहीं आप यूज कर सकते। मतलब ये नहीं कह सकते कि भाई ये वो हद दर्जे की गिरी हुई तानाशाही है। अब जैसा व्यक्ति तो वैसी तो तानाशाही भी वैसी आएगी ना। हाँ, तानाशाही जैसे हम जो ममता बनर्जी का उदय कहाँ है, कहाँ से हुआ है? ममता बनर्जी का अब, हाँ मैं वही कह रहा था, उधर तो कांग्रेस से हुआ है ना। हाँ, उनसे हुआ है बस। और जिस विचारधारा के खिलाफ लड़के वो राजनीति में आए, जिनके खिलाफ लड़ते रही, वामपंथियों के, उन्हीं को वही बाद में इनकी पार्टी में आ गए। विचार वो तो वही रहे, विचार तो वही रहे, घूम रहे हैं। हाँ, अब सिर्फ नाम बदल गया। हाँ, उससे टीएमसी हो गया। हाँ, कम्युनिस्ट पार्टी से टीएमसी हो गया। टीएमसी हो गया।